अस्सलामुअलैकुम, जाने जहां में खुश आमदीद। जन्नत के पत्ते बाय निम्रा अहमद, एपिसोड 74। आज की एपिसोड कुछ खास लग रही है मुझे, क्योंकि मैंने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का जो मैंने पेजेस पे एक एक नज़र दौड़ाई है, उससे मुझे लग रहा है कि आज जो हयात सुलेमान और जहान सिकंदर के बीच कॉन्वर्सेशन होने वाली है वो कुछ होगी खास। इस कॉन्वर्सेशन में कुछ होंगी दिलों की बातें, कुछ राज। जहान को क्या इनसिक्योरिटीज थी, क्या उसके दिल में था, उसे जहान को हया से कब मोहब्बत हुई थी, और क्या था उन दोनों के दरमियान ऐसा जिसने उनके रिश्ते को इतनी मजबूती से जोड़े रखा था। जहान का दिल क्या कहता था हया के बारे में, और हया की क्या फीलिंग्स थी जहान के बारे में। आज वो आमने सामने बैठे एक दूसरे को बताने वाले हैं, तो उम्मीद है कि आप लोग एंजॉय करेंगे, और मैं भी, क्योंकि मैंने भी अभी तक नहीं पढ़ा इसे। तो चलिए बढ़ते हैं नॉवेल की तरफ। हया ने बिना एहतजाज किए पर्स खोला और अंदर से वो तयशुदा रुमाल और टूटी हुई ऐनक एक साथ निकाली। एक हाथ में ऐनक पकड़े, दूसरे की हथेली में वो रुमाल थामा। फिर हथेली जहान के सामने करके खोली तो रुमाल की पोटली खुलकर आबशार की तरह हाथ के इर्द गिर्द गिर गई। अब हथेली पे कागज की तरह रखे सफेद रुमाल के वस्त में कुछ रखा हुआ नजर आ रहा था। जहान ने गर्दन जरा आगे करके देखा और मुस्कुराया। और तुम कह रही थी कि ये अच्छा नहीं है? हया ने रुमाल की सम देखा, जिसके ऐन वस्त में एक मोती चमक रहा था, और स्याह रंग का मोती। और फिर हया कहने लगी, आयशे के तो मोती सफेद निकलते हैं ना। सफेद होता है पाकीज़गी, मासूमियत, नेकी की अलामत। लेकिन देखो, मेरा मोती तो स्याह रंग का निकला, बहुत से सफेद मोतियों में किसी अगली डकलिंग की तरह। वो उदासी से मोती को देखते हुए कह रही थी, और जहान ने समझकर इस बात में सर हिलाया। और फिर जहान ने भी कहा कि हाँ, वाकई स्याह तो बुराई का रंग होता है। जादू की सबसे बुरी किस्म स्याह जादू ही तो कहलाती है। गुनाहों से भरा दिल भी स्याह दिल ही होता है, और गुनाहगारों के चेहरे स्याह होंगे रोज़े क़यामत। और उसकी इस बात पे तो हया का दिल और बुझ गया। लेकिन सामने बैठा मेजर अहमद, उसकी बात अभी खत्म नहीं हुई थी। कहने लगा, अच्छा, तो तुमने सबसे ये अखज़ किया है कि स्याह एक बुरा रंग है? उसने नफी में सर हिलाया। स्याह तो वो रंग है जो धनक के सारे रंग अपने अंदर जज्ब कर लेता है। ये एक डार्क रिंग है, और डार्क बुरे को नहीं, डीप, गहरे को कहते हैं। सारे रंग इसमें मदफन हैं, और वो इनको किसी राज की तरह छुपाए रखता है। वो जो गहरा होता है ना, हाँ, वो स्याह होता है। ठीक है कि स्याह रात में गुनाह किए जाते हैं, मगर बेरिया इबादत भी रात की स्याही में ही की जाती है। काला जादू काला इसलिए कहलाता है कि ये सफेद जादू से गहरा होता है, और ये गहराई का रंग है, देर पा होने का रंग। इसीलिए तो काबा का गिलाफ स्याह होता है, आसमान का रंग भी तो स्याह है, और बारिश के कतरे अपने अंदर समोए बादल भी तो काले होते हैं ना। कुरान के लफ्ज भी तो अमूमन स्याह रोशनाई में लिखे जाते हैं। और फिर वो सांस लेने को रुका। देखो, तुम्हारा बुर्का भी तो स्याह है ना। और उसके तने हुए आसाब ढीले पड़ गए, और चेहरे पे एक सुकून सा ठहरा। उससे जैसे मेजर अहमद फिर से मिल गया था, और उसने मुट्ठी बंद कर दी, और रुमाल हाथ के किनारों से झलकने लगा था। तो क्या स्याह रात में की गई नेकियां स्याह बुराइयों को धो डालती हैं? उसने उससे पूछा तो वो कहने लगा,
تمہیں کیوں لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہوگا، لیکن وہ ویڈیو اگر وہ کسی کے پاس ہوئی تو؟ اور اس کی آواز میں کرب آ گیا تھا اور جہان نے بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا وہ کسی کے پاس ہے حیا؟ اور وہ چونکی، نہیں، میں تو یوں ہی کہہ رہی تھی۔ وہ جیسے کہہ کر پچھتائی ہو اور اب جلدی سے بات بدلنا چاہتی تھی۔ دیکھو، اگر وہ کسی کے پاس ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو، میں اور اس سے پہلے کچھ کہتا حیا اس سے کہنے لگی، تمہیں مجھ سے محبت کب ہوئی تھی جہان؟ جب میں نے ریسٹورانٹ میں گلدان توڑ کر پھینکا تھا، یا جب میں نے تمہارے اوپر جنجر بریڈ کا ٹکڑا پھینکا تھا؟ اور تیزی سے بات پلٹنے کی کوشش میں تو وہ بنا سوچے سمجھے بولے گئی، اور وہ جو روانی سے کچھ کہہ رہا تھا اس کے لب ٹھہرے اور آنکھوں میں ذرا سی بے یقینی اتری، جیسے وہ اس سے کچھ چھپا رہی ہو۔ لیکن پھر وہ بھی اسی روانی سے بولے گیا اور کہنے لگا، جب تم نے میرے اوپر ٹھنڈا سلش پھینکا تھا۔ اور وہ سانس روکے انہی ٹھہری ہوئی پتلیوں سے اسے دیکھے گئی۔ چند لمحے سرحدی لکیر کے گرد سب کچھ رک گیا تھا، اور پھر وہ دونوں ہنس دیے۔ دیکھ لو، مجھے بھی آتا ہے لوگوں سے جواب نکلوانا۔ اللہ ان لوگوں پہ رحم کرے۔ وہ گردن پیچھے پھینکتے ہنستی جا رہی تھی، اور سخت گرمی میں بھی کیلیس پہ باہر اتر آئی تھی، اور جب ہنسی رکی تو اس نے مسکراہٹ بامشکل دبائے جہان کو دیکھا۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ پہلی دفعہ زندگی میں تم نے کیک کب کھایا تھا؟ یا پھر پہلی دفعہ تم کب روئے تھے؟ نہیں نا، کسی کو بھی ایسی باتیں یاد نہیں ہوتی۔ مجھے بھی نہیں یاد کہ کب پہلی دفعہ میں نے اپنے نام کے ساتھ تمہارا نام سنا تھا۔ وہ دور پھیلے مکئی کے تاریک کھیتوں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، بس یاد ہے تو بس اتنا کہ تمہارا ذکر میرے ساتھ ہمیشہ سے تھا، جیسے میرا سایہ میرے ساتھ ہے، پھر جیسے میری روح۔ اور پھر جہان نے اس سے پوچھا کہ اور تمہیں مجھ سے کب محبت ہوئی تھی؟ اور حیا نے محظوظ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں نے تو نہیں کہا کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ اوکے، میں نے یقین کر لیا۔ وہ بھی جہان تھا، لیکن اتنی آسانی سے وہ بھی کہنے نہیں والی تھی۔ اچھا، وہ جو ونڈ چائم میں نے تمہیں گفٹ کیا تھا نا، ابھی گھر ہی رکھا ہے۔ جب تم پاکستان آؤ گے نا تو تب میں تمہیں دوں گی۔ مگر تم نے اس پہ لکھا ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول پڑھا؟ وہ شخص جو صرف اس لیے اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہتا تھا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا، لیکن گھر بنانے کے لیے محبت ضروری تو نہیں ہوتی نا جہان۔ محبت تو بعد میں بھی ہو جاتی ہے، لیکن وفا اور قدردانی یہ زیادہ اہم ہوتی ہے نا۔ اور پھر وہ رکی اور بے ساختہ امٹ کر آتی مسکراہٹ روک کر بظاہر سنجیدگی سے بولی، ویسے تم نے قدردانی تو نبھائی ہے، وہ ایسے کہ تم میری قدر کرتے اور جانتے ہو کہ سرچ لائٹ لے کر بھی ڈھونڈو گے نا تو میرے جیسی بیوی تو نہیں ملے گی۔ اور میں نے بھی وفا نبھائی، سو تمہیں نہیں چھوڑا۔ کیا ہوا جو تم میرے جتنے گڈ لکنگ نہیں ہو؟
क्या हुआ जो तुम एक बेमुरव्वत, बदलिहाज और बदतमीज इंसान हो, लेकिन हो तो मेरे शौहर ही ना। और साथ ही उसने शाने भी उचकाए और जहान ने तायदी अंदाज में सर हिलाया और कहा, वाह शुक्रिया हया। चंद सातें के एलिस की सरजमीन खामोश रही। दरख्त और उनके पत्ते होले होले सांस लेते रहे और फिर वो बोला, मेरा मसला ये था हया कि मैं हमेशा सोचता था कि इस रिश्ते को अपनाऊं या नहीं, मगर बहुत देर से मैं ये समझा हूं कि ये रिश्ते तो हम बहुत पहले अपना चुके थे। बात करने या फिर ना करने की हद से तो आगे निकल चुकी है। अब निभाने का फेज है। बस समझने में देर हुई, लेकिन समझ तो गया हूं मैं। और हया के नंगे पैरों पे कुछ रेंगा था। उसने जल्दी से पांव झाड़ा। कोई कीड़ा था या शायद, लेकिन माहौल का तिलिस्म टूट गया था और जहान ने घड़ी देखी। 1:45 होने को थे और फिर उसने कहा, अब मुझे जाना है। और हया को लगा कि उसका दिल जोर से समंदर में धकेल दिया गया है और ये दर्द इतना शदीद था कि उसे जिस्मानी लिहाज से भी महसूस हुआ था। और वह दरख्त की टेक छोड़कर उसकी तरफ मुड़ी और कहने लगी, जहान प्लीज मत जाओ। आंखों में इस्तराब लिए वो इल्तिजा करने लगी थी। हर जहान कहने लगा कि नहीं हया, ऐसे मत करो प्लीज जहान, मेरे दिल को कुछ हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, तुम मत जाओ। हया, ये इतना बड़ा मसला नहीं है। ये ऊपर जो सितारा है ना, उसने आसमान की तरफ इशारा किया, लेकिन हया ने ऊपर नहीं देखा था। वो तो उसी मुस्तरब अंदाज में जहान को देखे जा रही थी। ये सितारा अपने दाईं जानिब रखकर मैं चलता रहूंगा, हर एलोपो पहुंच जाऊंगा। ये बहुत सिंपल है हया। और हया तो बच्चों की तरह कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं थी। वो जो कुछ टाइम पहले अना को अपने सामने लाकर बैठी हुई थी कि उससे इजहार नहीं करेगी और नहीं बताएगी कि वो उसके लिए यहां आई थी, लेकिन अब उसे जाता देखकर तो जैसे वो तड़प के रह गई थी और कहने लगी, जहान प्लीज ना जाओ। देखो सिक्योरिटी फोर्सेस, क्या पता वो जानते हैं और वो पहले से तैयार बैठे हैं, और फिर अरे वो कैसे जान सकते हैं जब मैंने या फिर तुमने उनको नहीं बताया तो? लेकिन जहान, यहां बारूदी सुरंगें भी तो हैं। अरे वो मसला नहीं है, मसला सिर्फ कमांडर होता है, और कमांडर शिया है, यानी कोई मसला नहीं है। शिया? उसने हैरत से जहान को देखा। ये फिरका वारियत कहां से आ गई? देखो, शाम के सदर बशारुल असद शिया हैं और पापा सुन्नी हैं। किसके पापा? ओह अच्छा, तैयब एर्दोगान। अल्लाह ऐसी अक्लमंद बीवी हर एक को दे। देखो, तैयब एर्दोगान सुन्नी है, सो जब बॉर्डर का कमांडर सुन्नी होता है ना, तो आप शाम से तुर्की में दाखिल हो सकते हैं और सिक्योरिटी नर्म होती है। लेकिन तुर्की से शाम जाने में मसला होगा। लेकिन जब कमांडर शिया होता है ना, तो वो आपको शाम जाने देगा। और वो हैरान थी और कहने लगी कि मुझे समझ में नहीं आई। मतलब ये कि अगर शाम से तुर्की जाना है तो तब जाओ जब सुन्नी कमांडर हो, और जब तुर्की से शाम जाना हो तो शिया कमांडर के वक्त जाओ। मैं इसीलिए तो इतने दिन ठहरा रहा था, क्योंकि कमांडर बदलना था।
4 रोज पहले ही नया कमांडर आया है और दुनिया के हर बॉर्डर पे कमांडर की तब्दीली के घंटे भर में ही उसका नाम वगैरह स्मगलर्स और जासूसों में फैल जाया जाता है। और ये वाहिद बॉर्डर है जहां पहली बात यही फैलती है कि वो सुन्नी है या शिया। ये फिरका वारियत नहीं है, ये तो बस स्ट्रेटेजिक सियासत है। उसे वो बात समझ आई नहीं आई, लेकिन वो उसी तरह फिक्रमंद और परेशान से उसे देखती गई। मैं अगले हफ्ते मंगल के दिन पाकिस्तान आ जाऊंगा, मेरा यकीन करो। और हया ने इस बात में सर हिला दिया। उसको रोकना चाहती थी, लेकिन अब ये उसके हाथ से बाहर था। अब याद करो आशियाने में मेरा वादा कि हर प्लान मैं डिसाइड करूंगा, याद है ना? उसने गर्दन हिलाई और आंसू तो गले में फंदा डाल रहे थे। तो अब मुझसे कुछ वादे करने होंगे तुम्हें। वो बहुत गौर से उसे देखता कतियत से कह रहा था। मेरे जाने के बाद तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगी। जो पीछे मुड़कर देखते हैं ना, वो पत्थर के हो जाते हैं। और हया ने फिर इस बात में गर्दन को जुम्बिश दी और उसकी आंखें भीग रही थीं। और हां, मेरे जाने के बाद पूरे 5 मिनट बाद तुम यहां से उठोगी और मुड़े बगैर वापस गाड़ी तक जाओगी। क्लियर? हाँ ठीक। उसकी आवाज जैसे रुंधी हुई सी निकली थी। और तीसरी बात, इस दरख्त के उस पार यानी सरहद की तरफ तुम नहीं जाओगी, बल्कि वापस गाड़ी की जानिब जाओगी। और हया कुछ भी हो जाए, भले कुछ भी हो जाए, तुम इस जगह से आगे नहीं जाओगी। लेकिन जेहान, उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन जेहान ने हाथ उठाकर उसे खामोश कर दिया। मैं कुछ नहीं सुनूंगा हया। मैंने कैपेडोकिया से यहां तक तुम्हारी सब बातें मानी हैं। अब मेरी ये 3 बातें तुम मानोगी। तुम यहां से आगे नहीं जाओगी, भले तुम कुछ भी देखो या सुनो। मुझे कुछ भी हो जाए, मैं मर भी जाऊं, गिरफ्तार हो जाऊं, जो भी हो, तुम वापस गाड़ी तक जाओगी और बस। उसकी आंखें झलमिलाने लगी थी और बामुश्किल वो कह पाई कि ठीक, लेकिन एक बात मानो मेरी। क्या? वो जो तुम्हारा नकली दांत साइनाइड, वो तुम मुझे दे दो। मैं इसे यहीं फेंक दूंगी, मगर मैं इस ख्याल के साथ नहीं रह सकती कि तुम अपने मुंह में जहर। इससे आगे वो जुमला मुकम्मल नहीं कर पाई थी और उसने कहा, प्लीज जेहान। और साथ ही उसने बंद मुट्ठी खोली और रुमाल भी खुलता चला गया। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता। और जेहान ने चेहरा जरा दूसरी समत किया और उंगली से दांत से कुछ निकाला। हया ने भी आंखें बंद कर ली और उसने कोई नोकदार चीज रुमाल पे रखी और फिर रुमाल बंद कर दिया। और हया ने आंखें खोली और फिर मुट्ठी भींच ली। गोल मोती, नोकदार चीज वो महसूस कर सकती थी। चंद लम्हे वो यूं ही उसे देखता रहा और रात गुजरती रही। और फिर जेहान ने उसे कहा, तुम्हें पता है हया, तुम इन जन्नत के पत्तों में बहुत अच्छी लगती हो। और वो भीगी आंखों से मुस्कुराई थी और कहने लगी, तुम भी मेजर अहमद।
उसके चेहरे पे उलझन उभर आई थी। हाँ, तुमने कहा था कि जन्नत के पत्ते हर वो चीज होते हैं जो इंसान को रुस्वा होने के बाद खुद को ढकने और दोबारा इज्जत हासिल करने के लिए ओढ़ता है ना। तो फिर अपनी फैमिली पे लगा दाग धोने के लिए जो यूनिफॉर्म तुमने पहना है और जो कैप तुमने ली है, वो सब भी तो जन्नत के पत्तों में ही आता है ना। और वह हल्के से मुस्कुराया था और फिर घड़ी देखी और खड़ा हो गया, और हया ने उसके जूतों को देखा था, उसके जूतों का रुख, उनका रुख देखा था उसने। जेहान की बताई हुई बातों पे गौर करते हुए वो अब जेहान को समझने लगी थी, और फिर उसने कहा कि मंगल को आऊंगा मैं, और जरूर। इंसान को कोई चीज नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार न मान ले। मैंने कहा था कि किस्मत हरा सकती है, मगर मैं गलत था। किस्मत इंसान को मार तो सकती है लेकिन हरा नहीं सकती। और इसके बाद वो दरख्त के पीछे चला गया और वो मुड़कर देख भी न सकी, और उसने वादा जो किया था सो वहीं चिपकी बैठी रही। अपने दिल की धड़कन, अपने हाथों की लर्जिश सब महसूस हो रहा था उसे, और उसके एक हाथ में पोटली के अंदर मोती की गोलाई और नकली दांत की चुभन, और दूसरे में वो चौंकी। उसका दूसरा हाथ खाली था। अल्लाह, उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। डीजे की टूटी हुई ऐनक, वो भी तो उसके हाथ में थी ना। तो वो फिर हो, पैर से कीड़ा झाड़ने जब लगी थी तो वो तब कहाँ गई थी? उसने बदहवासी से हाथ अंधेरी जमीन पे इधर उधर मारना शुरू कर दिया, और नोकीले और छोटे पत्थर और घास के सूखे तिनके और मिट्टी, लेकिन ऐनक कहीं भी नहीं थी। नहीं, प्लीज नहीं, वो डीजे की ऐनक नहीं खोना चाहती थी। वो एक दफा फिर से डीजे को नहीं खोना चाहती थी, और उसने अंधों की तरह रुमाल वाली बंद मुट्ठी और दूसरे खुले हाथ से मिट्टी को टटोला, लेकिन कुछ भी नहीं था वहां पे। रुमाल पर्स में रखने की गर्ज से उसने पर्स खोला, और फिर बस एक नजर देखने के लिए पोटली खोली तो अंदर स्याह मोती के साथ एक नन्ही सी चीज पड़ी हुई थी, एक सुरमई रंग का छोटा सा किनकर। जेहान, बेयकीनी से उसके लब खुल गए। प्रोफेशनलिज्म, उसूल, उसे उन पे कोई समझौता ना था, और उसका दिल रखने के लिए उसने हया को तासुर दिया था कि वो दांत निकाल रहा है, लेकिन अपने फर्रार का वाहिद रास्ता तो उसने अपने पास ही रखा था। उसने नीचे पड़े उस जैसे हजारों किनकरों में से एक उठाकर रुमाल पे रख दिया था। जेहान, बहुत तकलीफ से उसने मुड़कर दरख्त की ओट से उस पार देखा। पहला वादा तो छन से टूट गया था ना। दूर सरहदी बाढ़ तारीकी में डूबी हुई थी, और इतनी तारीकी को कुछ दिखाई नहीं देता था, और उसी पल जोर की बिजली चमकी और पल भर को सब रोशन हुआ, और तब वो उसे दिखाई दिया था। एक ह्योला जो टेढ़ी चाल चलता सरहद की तरफ बढ़ रहा था उसे दिखाई दिया था, और 5 मिनट तो कब के गुजर चुके थे। दूसरा वादा बादलों की गर्ज में तहलील हो गया था, और वो दम साधे बिजली चमकने का इंतजार करती और अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर उधर देख रही थी। लेकिन अब उसने वो ह्योला खो दिया था, और गुजरते वक्त का एहसास करके वो उठी और वापस जाने के लिए उसने कदम बढ़ाए, और साथ ही वो झुके हुए जमीन पे हाथ मारकर ऐनक ढूंढ रही थी, और दफतन करीब ही उसका हाथ किसी सख्त शय से टकराया। लकड़ी। उसने वो चीज उठाई तो देखा कि वो टूटी हुई सुर्ख जूती थी। अब ऐनक और दूसरा जूता ढूंढना तो बेकार था। वो सीधी खड़ी हुई ताकि वापस जा सके।
अब उसे पीछे नहीं देखना था और उसने अपने पर्स को पकड़ा ही था कि दूसरे जूते निकाले कि तभी एकदम कहीं से सूरज निकल आया, रोशनी और आंखें चुंधियाती रोशनी। वो तेजी से वापस बैठी। काली रात रोशन हो गई थी और जलती बुझती रोशनी। उसने हरासा निगाहों से पलट कर देखा। सरहद पे रोशनी के राउंड फायर किए जा रहे थे। अंधेरे में हर तरफ रोशनी बिखरती, मद्धम होती और फिर बिखर जाती और सरहदी बाढ़ पे होले से भागते दिखाई दे रहे थे। उसने जमीन पे पड़े एक बड़े पत्थर को खाली हाथ से थाम लिया और दिल धक धक कर रहा था। वहां पे रोशनी, फायरिंग, गोलियां और स्पीकर पे आवाजें आ रही थीं और वो बिना आवाज के लब हिलाते हुए चिल्लाई कि जेहान वापस आ जाओ, और आंखों से आंसू टूट टूट कर गिरने लगे थे और जिस्म कपकपा रहा था। रोशनी फव्वारों की सूरत बार बार फूट रही थी और उसका दिल चाहा कि वो भागती हुई सरहद पे चली जाए, लेकिन वो तीसरा वादा वो नहीं तोड़ना चाहती थी। वो पैर की जंजीर बन गया था। वो हर दफा उसे छोड़कर और जगह छोड़कर चली आती थी ना। पहली दफा वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जेहान के वो अल्फाज उसे वापस भेज रहे थे। उसने कहा था कि हया कुछ भी हो जाए और कुछ भी। और तभी एकदम जोर से धमाका हुआ। पत्थर को पकड़े और गुठड़ी की सूरत बैठी हया के बहते आंसू रुक गए और उसने साकित निगाहों से सरहद की जानिब से आते धुएं को देखा। रोशनी, चीखों पुकार, सायरन और बारूद की खुशबू। और फिर धुएं के बादल हर तरफ छाते गए और सरहद छुप गई और धुंधली दीवार एक दफा फिर उन दोनों के दरमियान आ गई थी। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ था और क्या फटा था। उसे नहीं मालूम था। वो तो मुर्दा कदमों से बस खड़ी हुई थी। एक हाथ से पर्स और दूसरे से टूटा हुआ जूता। दूसरा हाथ पहलू में खाली था और खाली हाथ और खाली दामन। उसे 2 वादे तोड़कर अब तीसरा तो निभाना था और उसे वापस जाना था। बादल गरजदार आवाज के साथ एक दफा फिर बरसने लगे थे और मोटी मोटी बूंदें टप टप गिरने लगी और तुर्की की पहली बारिश में भी वो नंगे पैर टूटे जूते के साथ चल रही थी और आखिरी बारिश भी वो नंगे पैर थी। उससे की गई पहली बात याद आई थी कि मम्मी तो जवाहिर तक गई हैं और उनका बेटा बोल रहा हूं जेहान। और वह नंगे पांव खुरदरी जमीन पे चल रही थी और कांटे चुभ कर तलवों को जख्मी कर रहे थे, लेकिन वो तो सामने देख रही थी, बल्कि वो तो शायद कुछ भी नहीं देख रही थी। और फिर से याद आया था कि जेहान उसके सामने आया था और उसने उससे पूछा कि जूते को क्या हुआ है और इतनी सर्दी में नंगे पांव बैठी हो, लाओ दिखाओ जूता। और साथ ही तड़ तड़ गिरते कतरे उसे भिगो रहे थे और बादलों ने तो सारा बोझ उतार कर जमीन और जमीन वालों को बोझल कर दिया था। उसे वो दिन याद आया था जब वो उसके घर आई थी और सिकंदर अंकल ने उस पर हमला किया था। उस दिन उसने कहा था कि मैं बकवास करके गया था ना कि कोई ना जाए, लेकिन मेरी कौन सुनता है। इस घर में 2 दिन ना हूं तो सारा निजाम उलट जाता है। अब हया के पैरों से खून निकल रहा था और जिस्म में जान नहीं थी। लगता था कि अभी लड़खड़ा कर गिर जाएगी और अगर गिरी तो फिर कभी उठ नहीं सकेगी। और फिर जेहान को याद करने लगी वो बात जो मस्जिद में बैठे उसने उससे पूछा था कि दुआ में तुमने क्या मांगा था, तो उसने कहा था कि जिंदगी। और इंसान वही चीज मांगता है जिसकी उसको कमी लगती है। सो मैं हमेशा
जिंदगी मांगता हूं। उसके हाथ में सिर्फ अपना एक जूता था, दूसरा तो वही जैतून के दरख्त के आसपास रह गया था। जब आधी रात के बाद हकीकत अपना निकाब उतार कर फेंकती है तो हर सिंड्रेला को एक जूता ही उस मुकाम पे छोड़कर वापस तो आना ही होता है ना, और उसे भी जाना था। हैंडसम गाइड अभी मसरूफ है, किसी गैर हैंडसम गाइड से राब्ता करो। से जहान की बात याद आई थी, और बारिश के कतरे थे या फिर आंसू जो उसके चेहरे को भिगो रहे थे, और दफतन उसका पैर कहीं पटका और बूंदे मुंह जमीन पे गिरी और हथेलियां छिल गईं और चेहरे पे मट्टी लग गई। बरसती बारिश और स्याह रात। और अस्पताल में बैठे डीजे की मौत पे जिहान ने उससे कहा था कि बाज दफा किस्मत हरा दिया करती है हया, और डीजे की डेथ हो गई है। अब भी वो उठना चाहती थी लेकिन उठ नहीं सकी थी, और वहीं झुकी बैठी सिसकियों के साथ रोते गई। कीचड़, बारिश और आंसू सब गड़मड़ हो रहा था। जहान कहता था कि फुरकान मामू की फैमिली से डर लगता है क्योंकि वो सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल कुछ ज्यादा ही करते हैं। और फिर बामुश्किल हथेली के बल जोर लगाकर वो उठ पाई और पैर तो लहूलुहान हो चुके थे। वो लड़खड़ाती हुई मूसलाधार बारिश में फिर से चलने लगी। मैंने कहा था ना कि जिंदगी में कोई जन्नत के पत्ते ला कर दे तो उन्हें थाम लीजिएगा, वो आपको रुस्वा नहीं होने देंगे। और जहान की यादों में खोई हया ने देखा कि सामने कार थी और उसके दरवाजे को पकड़े पकड़े सहारा लिए खुद को उसने संभालना चाहा, और बेइख्तियार जहान की वो बात याद आई कि जब अपना चेहरा छुपाने के लिए मैगजीन सामने करते हैं तो उसे उल्टा नहीं पकड़ते। स्टीयरिंग व्हील थामे उसने धुंधली आंखों से शीशे के पार देखा, लेकिन हर सू धुंध थी, धुंध जो उनकी जिंदगियों से छटती ही नहीं थी। अगर जादूगर अपनी ट्रिक के फौरन बाद ही राज बता दे तो क्या फायदा। हर शय स्लो मोशन में हो रही थी, सारी आवाजें बंद थीं, बस हरकत दिखाई दे रही थी। उसने खुद को मरियम खानम के दरवाजे पे देखा। बारिश उसी तरह बरस रही थी लेकिन उसकी समात तो बंद हो चुकी थी। अच्छा, तो तुमने पाशा बे के ऊपर कॉफी उलट दी थी? गुड, वेरी गुड। और खानम उसको सहारा दिए बिस्तर पे लेटा रही थी और उसके गिर्द सारी दुनिया गोल गोल घूम रही थी। अपनी जगह कभी नहीं छोड़ते हया, होटल ग्रैंड की मिसाल याद रखो। वो बिस्तर पर लेटी थी और आंखों से बेआवाज आंसू बह रहे थे और पाइंती की तरफ बैठी मरियम खानम उसके पैरों पे दवा लगा रही थी और उसे दर्द नहीं हो रहा था, सारी हिस्सियात खत्म हो गई थी। बिल्कुल भी मैं मदद नहीं करूंगा, जो करना है ना अकेले करो और खुद करो क्योंकि तुम कर सकती हो। और वो अपना ट्रॉली बैग घसीटती रेलवे स्टेशन पे चलती जा रही थी। दोनों पैर पट्टियों में बंधे थे, कदम उठाती कहीं और थी और पड़ता कहीं और था। लगता है कि सब मुझसे तंग आ गए जो बार बार जाने का पूछते हैं। दिल तो करता है कि महसन की तरह कबूतर बनकर किसी गार में छुप जाऊं। और ट्रेन तेज रफ्तारी से दौड़ रही थी और वो खिड़की की तरफ बैठी भीगी सुर्ख आंखों से बाहर भागते मनाजिर देख रही थी। जैतून के दरख्त तो बहुत पीछे रह गए थे और शीशे धुंधला गए थे।
یا پھر اس کی اپنی آنکھوں میں دھند تھی؟ اب تو سارے فرق ہی ختم ہو گئے تھے۔ جہان کے کہنے کے مطابق وہ واپس اب استنبول جا رہی تھی اور ہر جگہ جہان تھا۔ میرا نام جہان سکندر ہے، میجر جہان سکندر احمد۔ اور سبانجی کا سبزہ زار بھی اسی قہر میں ڈوبا ہوا تھا اور ہر سو دھند تھی، کوئی آواز، کوئی شور نہیں۔ اس نے خود کو ایک فیکلٹی اپارٹمنٹ کا دروازہ بجاتے ہوئے دیکھا تھا۔ چیخنا نہیں ورنہ آواز باہر جائے گی اور یہ ساری فیملی بھاگتی بھی آ جائے گی۔ اور پھر اندر سے نکلتی فربا مائل لڑکی اسے دیکھ کر پریشانی سے اس کی جانب بڑھی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی حیا سن نہیں پا رہی تھی، بس اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی اسے سنائی دی کہ میرا سامان پیک کروا دیں انجم باجی۔ اچھا تمہیں نہیں پتا تھا کہ میں کیپیڈوکیا میں ہوں؟ ہالی اس کے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی اور انجم باجی اس کے جوتے رکھ رہی تھیں اور وہ بس ساکت سی صوفے پہ بیٹھی سر جھکائے بے آواز رو رہی تھی۔ اسے بے اختیار جہان یاد آیا تھا کہ تھوڑی سی کاٹن لا دو فارمیسی سے، کان میں ڈالنی ہے، اور اپنی ٹرالی بیگ کو ہینڈل سے گھسیٹتی وطاترک حوالانی کے دروازے سے اندر داخل ہو رہی تھی، بے جان قدم اور بے سوچ نگاہیں۔ پتہ ہے حیا تم مجھے کب اچھی لگتی ہو؟ جب تم خاموش رہتی ہو۔ اور وہ شناسا لڑکا تیزی سے اس کی طرف آیا تھا، وہ اس کو پہچانتی تھی لیکن سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ بول رہا تھا کچھ کہ عبد الرحمن بھائی نے کہا تھا کہ آپ سے مل لوں، کہیں آپ کو کچھ مدد کی ضرورت نہ ہو، اور آپ بہار گل کو لے کر چلی گئی۔ میں تو بہت پریشان تھا اور یہ ممی نے بھیجوائے ہیں آپ کے لیے۔ وہ کوئی پیکٹ اس کی طرف بڑھا رہا تھا اور وہ تھا سفیر، لیکن وہ اسے دیکھ ہی کب رہی تھی، وہ تو جہان کو سوچ رہی تھی۔ میری لغت میں 2 بجے کا مطلب ہوتا ہے 1:55۔ آفیسر اس کو لیپ ٹاپ ہینڈی کیئر میں اٹھانے کا کہہ رہی تھی اور اس نے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا، لیپ ٹاپ بیگ اٹھایا اور اب کسی چیز سے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ اور پھر آخری کہی ہوئی اس کی بات یاد آئی اسے کہ مجھے کچھ بھی ہو جائے، مر جاؤں یا گرفتار ہو جاؤں، جو بھی ہو جاؤں، جو بھی ہو جائے، تم واپس گاڑی تک جاؤ گی اور بس۔ جہاز کی کھڑکی سے نیچے اور بہت دور باسفورس کا سمندر نظر آ رہا تھا، نیلی چادر، سفید جھاگ اور ان سب پہ چھاتی دھند۔ پھر بھی اس نے آنسو نہیں پہنچے تھے اور وہ ترکی سے ہمیشہ ہی تو روتے ہوئے جاتی تھی۔ ڈی جے کی ڈیتھ پہ پھر جہان سکندر کی اصلیت جب سامنے آئی تھی تب، اور آج جب شاید خود بھی جہان سکندر نہیں تھا۔ اسے اس دفعہ بھی روتے ہوئے جانا تھا، لیکن کون جانے کہ اس دفعہ کا غم سب سے بڑا تھا۔ اور اسی کے ساتھ یہ سین ہوتا ہے ختم، اور آج کی ایپیسوڈ کو بھی کرتے ہیں یہاں پہ ختم۔ کہاں گیا جہان؟ ان بارود، ان گولیوں، ان فائرنگز کے پیچھے کس شخص کو مارا گیا یا پھر کون تھا؟ 50-50 چانسز ہیں جہان بچ بھی سکتا ہے اور جہان کو وہ کھو بھی سکتی ہے، لیکن جہان تو یہی کہتا تھا نا کہ میں زندگی کو مانگتا ہوں، اور انسان اسی چیز کو مانگتا ہے جس کی کمی ہو اس کے پاس۔ ہر وقت موت کو سر پہ باندھے ان فوجیوں کی زندگی بھی کیا زندگی ہوتی ہے۔ اپنے فرض، اپنے اصول، اپنی جاب، اس کے لیے ہر رشتے کو قربان کر دیتے ہیں۔ جہان سکندر کے اصول، اس کی جاب اس کے لیے ہر رشتے سے بڑھ کر تھی۔
यहाँ पे जहान को जो भी हो, लेकिन जो इस नॉवेल में जासूस की लाइफ को दिखाया गया है, जिस तरह से उसको पोर्ट्रे किया गया है, उनकी टफ लाइफ को दिखाया गया कि किस तरह वो अपने इमोशंस और अपनी लाइफ और अपने हर रिश्ते को कुर्बान करके सिर्फ अपने वतन के लिए सोचते हैं। अपनी जात तो वो लोग खत्म कर देते हैं। उनकी जॉब्स उनके इमोशंस को किस तरह से ख़त्म करती है, और वो जो एक फैमिली पर्सन शायद रहते ही नहीं है। फिर कितनी टफ लाइफ होती है उनकी, जिस तरह से इस नॉवल में भी उसको दिखाया गया है। और फिर भी कहीं पे भी बेनाम मारे जाते हैं, कोई नाम उनका लेने वाला नहीं होता, कोई अवार्ड्स, कोई सितारा जुर्रत, इम्तियाज, निशाने हैदर, ऐसे लोगों को कुछ भी नहीं मिलता। बल्कि उनकी अपनी एजेंसीज भी फाइल्स क्लोज कर देती हैं और उनका कोई भी नाम लेने वाला नहीं होता। उनके ख़ानदान को भी नहीं पता होता कि वो कब, कहाँ, कैसे हैं, कितने बरस उनसे उनकी मुलाकात नहीं होती, वो जिंदा हैं या नहीं। कैसे चूज़ कर लेते हैं लोग इस प्रोफेशन को? क्या आप में से कोई ऐसा है जो कि इस तरह के प्रोफेशन में जाना चाहता है या इस लाइफ को चूज़ करना चाहेगा? बहुत मुश्किल लगता है टू बी ऑनेस्ट कहना। लेकिन खैर, कैसी लगी आज की आपको एपिसोड ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और ऐसे लोगों को वाकई हमारी तरफ से सलाम है। और जितने भी लोग इस जॉब पे हैं या ये काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हम सब की हिफाजत के लिए वो अपनी जानों को कुर्बान कर रहे हैं। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।